ओके गाइस, वेलकम बैक। आज की इस वीडियो के अंदर हम एक इमेज सर्च एप्लीकेशन बनाने लगे हैं जिसमें हम प्रॉपर जावास्क्रिप्ट एपीआईज को भी सीखेंगे। थोड़ा सा एडवांस का टॉपिक है और ये बिगिनर लेवल का नहीं है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूँगा कि मैं जितनी डिटेल में एक एक चीज़ समझा सकूँ उन सारी चीज़ों को समझेंगे। इसमें एसिंक अवेट फंक्शंस को हम यूज़ करेंगे, साथ क्या होते हैं, किस तरह यूज़ करने हैं, और काफ़ी सारे जावास्क्रिप्ट के कॉन्सेप्ट से तो तुम लोग क्लियर होने हैं। प्रोजेक्ट है किस तरह का उसको देखते हैं आके। चलो, अब फॉर इंस्टेंस मैं अगर यहाँ पे सर्च करता हूँ कार्ड्स और मैं सर्च करता हूँ तो हमारे पास कार्ड्स की इमेजेस आ जाती हैं और ये डायनेमिक है। ठीक है, अब ये कहाँ से आ रही है, किस तरह आई है, सारी चीज़ें हम समझते हैं, टेंशन ना लो। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ फॉरेस्ट तो हमारे पास आ जाएंगी सारी फॉरेस्ट की इमेजेस। तो बाय यूजिंग दिस प्रोजेक्ट हम एक कंप्लीट जावास्क्रिप्ट के एडवांस टॉपिक्स को भी सीखेंगे और बेसिक लेवल पे भी अंडरस्टैंड करेंगे। तो इसको मैं बहुत डिटेल में समझाऊंगा, तो इंशाल्लाह जिसको जावास्क्रिप्ट थोड़ी बहुत ही भी आती है वो भी अंडरस्टैंड कर लेगा इस चीज़ को। तो लेट्स गेट स्टार्टेड, देखते हैं कि इसको कैसे क्रिएट करते हैं। सिंपल, मेरे पास फाइल है, एम्प्टी फाइल्स हैं। सबसे पहले तो मुझे ये क्रिएट करना है ना, जो सर्च बार है मेरा, तो उसके लिए मैं बॉयलरप्लेट लेके अपनी CSS और JS को लिंक कर लेंगे। यहाँ जाके JS को भी लिंक कर लेंगे अपने पास। मेरी दोनों फाइल्स एम्प्टी हैं। यहाँ के मैं कर लेता हूँ ओके। सो बॉयलरप्लेट ले लिया मैंने CSS का भी। अब सबसे पहले मैंने एक हेडर बनाना है। हेडर में क्या क्या है पहले ये समझ लो। अच्छा, यहाँ पे चलेगा नहीं, लेकिन हेडर में क्या क्या है, एक इमेज है, फिर एक इनपुट बॉक्स है और एक बटन है। दैट्स इट, सिंपल। और इसका बैकग्राउंड अटैच हुआ है। तो मैं एक हेडर बना लेता हूँ, डॉट हेडर, और उसके अंदर एक हेडिंग है जिसका नाम है इमेज सर्च बॉक्स। तो उसको कर लेंगे इमेज सर्च बॉक्स। ठीक है, सर्च बॉक्स नहीं, सॉरी, इमेज सर्च ऐप। ओके, सो इसके बाद एक इनपुट फील्ड है, तो मैंने एक इनपुट फील्ड ली। इनपुट फील्ड के अंदर प्लेस होल्डर लगा हुआ है जिसके ऊपर लिखा हुआ है क्या लिखा हुआ है, एंटर योर सर्च फॉर इमेज लिख लेते हैं यार, सर्च फॉर इमेज। दैट्स इट। तो उसके बाद क्या है, एक बटन है। ठीक है, और बटन को मैं नाम देता हूँ सर्च का। दैट्स इट, हमारा एक लेआउट रेडी हो गया। अगर मैं इसको रन करके दिखाऊं तो इस तरह का लेआउट रेडी हो गया। तो इस तरह का बनाने के लिए मैं थोड़ा सा एक काम करता हूँ, हेडर को पकड़ते हैं और यहाँ पे जाके मैंने कहा डॉट हेडर, इसको दे देंगे सबसे पहले बैकग्राउंड कलर। बैकग्राउंड कलर मैं दूंगा ब्लैक। ठीक है, और ब्लैक का भी थोड़ा लाइट वर्जन। ठीक है, ज़्यादा ब्लैक नहीं। ऑल गुड। मैं कहता हूँ कि जितना भी टेक्स्ट आ रहा है उसका कलर कर दो वाइट। और फॉन्ट मैं डिफ़ॉल्ट पे जाके रूट में जाके चेंज कर लेता हूँ, फॉन्ट फैमिली कर देता हूँ एल्वेटा। ऑल गुड। तो इसको दे देते हैं विड्थ 100%, हाइट दे दूंगा 200 पिक्सल। ओके, इसी के साथ इसको दे देंगे डिस्प्ले फ्लेक्स ताकि ये सेंटर में आए। इसी तरह फ्लेक्स, सॉरी, इसको दे देंगे फ्लेक्स डायरेक्शन, कॉलम, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, लाइन आइटम सेंटर। दैट्स इट, हमारी सारी चीज़ें सेंटर में आ चुकी हैं। सबसे पहले इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। ये डॉट हेडर के अंदर एक H1 है, उसका फॉन्ट साइज कर लेते हैं 50 पिक्सल समथिंग। ठीक हो गया। इसके बाद इनमें गैप भी डाल देता हूँ, तो इसके पेरेंट को गैप दे दूंगा 20 पिक्सल की। ऑल गुड। ठीक है, इसके बाद मैं कर देता हूँ डॉट हेडर का जो इनपुट फील्ड है उसको भी दे दो पैडिंग, बल्कि पहले पैडिंग नहीं देते, पहले वेट दे देते हैं। वेट दे देते हैं इसको 50%, तो इतना बहुत है। और इसको पैडिंग देते हैं टॉप बॉटम से 10 पिक्सल। ऑल गुड। और फॉन्ट साइज भी इसको देते हैं, फॉन्ट बहुत छोटा आ रहा है इसके अंदर, तो फॉन्ट साइज दे दिया इसको 16-17 पिक्सल, बहुत होगा, चलो बहुत है। ठीक है, अब आते हैं इस बटन को डिज़ाइन करने के लिए। तो मैं कर लेता हूँ डॉट हेडर बटन। बटन को बटन को बैकग्राउंड कलर दे देंगे रॉयल ब्लू। ठीक है, टेक्स्ट कलर दे देंगे, सॉरी,
टेक्स्ट सॉरी टेक्स्ट कलर दे देंगे वाइट। ठीक है, इसको बटन को बड़ा करने के लिए पैडिंग दे दूंगा। टॉप बॉटम से 10 पिक्सल, लेफ्ट राइट से 20 पिक्सल, लेफ्ट राइट से 25 पिक्सल कर ले। और इसको फॉन्ट साइज़ भी दे दूंगा मैं। फॉन्ट साइज़ इसको देते हैं 17 पिक्सल, जैसे ऊपर दिया हुआ हमने। ठीक है, और इसको एक काम करते हैं। ठीक है, और इसको थोड़ी सी विड्थ ज़्यादा कर लेता हूँ इसकी। मैंने जो इसको विड्थ दी हुई है, हाइट दी हुई है ना, सॉरी, तो 240 पिक्सल कर ले। अब ठीक है, बटन को थोड़ा सा बॉर्डर नन करके बटन को बॉर्डर रेडियस दे देंगे अराउंड 20 पिक्सल, ताकि थोड़ा सा राउंड हो जाए। दैट्स ग्रेट। और इसके साथ इसको दे देंगे कर्सर पॉइंटर। ठीक है, और होवर भी लगा देते हैं बटन पे। तो मैं कर लूँगा डॉट हेडर का जो बटन है उस पे लग जाए होवर। होवर पे बैकग्राउंड कलर हो जाए वाइट, और टेक्स्ट कलर हो जाए रॉयल ब्लू। थोड़ी सी ट्रांजिशन दे देंगे इसको। ट्रांजिशन दे देंगे 0.5 सेकेंड ईच। ठीक है, और एक काम करते हैं, इसको दे देते हैं फॉन्ट फॉन्ट वेट अराउंड 600 समथिंग। ऑल गुड। ओके, सो फ्रंट एंड हमारा रेडी हो गया, बट एक चीज़ हमारी मिसिंग है, दैट इज़ इमेज डिव, जहाँ पे मेरा सारी इमेजेस शो होंगी। तो मैं इसको नाम दे दूंगा इमेज कंटेनर। ठीक है, जो मेरी इमेजेस सारी आएंगी ना यहाँ पे, उसको एक कंटेनर रेडी तो करना है जहाँ पे इमेजेस आनी है। तो इन तीनों चीज़ों को रेडी कर लिया। इमेज कंटेनर हो गया हमारा, और इसको भी एक आईडी दे देते हैं। इसके थ्रू इसको दे दूंगा सर्च, और बटन को भी एक आईडी दे देंगे सर्च बटन। ठीक है, इनके थ्रू मैं इनको जावास्क्रिप्ट में सेलेक्ट करके अपने अकॉर्डिंगली चेंज कर पाऊंगा। तो मैंने किया सर्च इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर, और इसमें सेलेक्ट कर लेता हूँ मैं सर्च को। ठीक है, इसमें मेरी इनपुट फील्ड सेलेक्ट हो चुकी है। अब मैं करता हूँ सर्च बटन। इसके अंदर मैं अपने बटन को सिलेक्ट कर लूँगा। मैं कर लेता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर, और यहाँ पे मैं सिलेक्ट कर लूँगा सर्च बटन को। मैं करता हूँ सर्च बटन, और साथ ही साथ मैं जो इमेज डिव है जहाँ पे मैंने इमेजेस लोड करके दिखानी है यूजिंग एपीआई, तो उसको भी हम देखेंगे। तो मैं कर लेता हूँ वेर, इसको दे देंगे नाम इमेज इमेज कंटेनर ही नाम देते हैं। तो इमेज कंटेनर इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर, और यहाँ पे मैं कर लूँगा इमेज कंटेनर। लेकिन एग्जैक्ट नेम होना चाहिए, ख्याल रखना। एक क्लास है तो डॉट का साइन यूज़ करूँगा, और मैं इसको दे दूँगा डॉट। दैट्स इट, तीनों चीज़ सेलेक्ट हो गए हैं। बट द फर्स्ट क्वेश्चन दैट शुड बी कि यार सर एपीआई उठाएंगे कहाँ से। हम उसके लिए यूज़ कर रहे हैं अनस्प्लैश। ठीक है, अगर मैं क्रोम पे आऊँ तो मैं फ़िलहाल ये वाली आईडी यूज़ करूँगा। अनस्प्लैश की आईडी यूज़ करूँगा मैं, जहाँ से मैं अनस्प्लैश वालों की एपीआई यूज़ करूँगा, जहाँ से मैं सारी इमेजेस को फेच करके दिखाऊंगा। तो unsplash.com पे आ जाओ, और यहाँ से लॉगिन कर लो। ठीक है, अकाउंट है ऑलरेडी तो लॉगिन कर लो, नहीं है तो साइन अप ज्वाइन कर लो। अब मैं एक अकाउंट क्रिएट कर रहा हूँ यहाँ पे अपना। मैंने ज्वाइन किया, और सबसे पहले नाम यहाँ पे कर लेंगे जुनेद खान, एंड ईमेल कर लेते हैं जेनीटेक आईटी एजेंसी। ठीक है, यूज़र नेम रख लो, पासवर्ड रख लो अपनी मर्ज़ी का, और यहाँ पे इसको कर लो ज्वाइन। ठीक है, तो अकाउंट हमारा लॉगिन हो चुका है। जैसे ही आपका अकाउंट लॉगिन हो, आपने एक यूआरएल पे चले जाना है। यहाँ पे लिखना है api.unsplash.com। ख्याल रखना है ये api.unsplash.com, इसी पे जाना है आप लोगों ने। एंटर करोगे यहाँ पे तो हम रीडायरेक्ट हो जाएंगे एपीआई वाले सेक्शन के ऊपर, जहाँ पे अनस्प्लैश वालों की एपीआईज पड़ी हुई हैं। तो
ये रीडायरेक्ट करेगा मुझे API वाले सेक्शन के ऊपर। देखो अनस्प्लैश इमेज APIs आ चुकी है। यहाँ पे सबसे पहले हम क्लिक करेंगे योर एप्स, बट यहाँ पे वो कह रहा है अपनी ईमेल को भी वेरीफाई करो, तो अपनी ईमेल को जाके वेरीफाई करवा लेना। मैं जल्दी से वेरीफाई करा के आता हूँ। ओके, सो वंस आपकी जीमेल वेरीफाई हो जाए तो सिंपली क्या करो, यहाँ पे आके दोबारा से api.unsplash.com पे चले जाओ। ठीक है, ईमेल वेरीफाई कराना मस्ट है, बगैर ईमेल वेरीफाई कराए चलेगा नहीं आपका। तो ईमेल को वेरीफाई करा के दोबारा से api.unsplash.com पे आ जाओ। मेरा इंटरनेट पता नहीं क्यों स्लो हो गया अचानक। यहाँ से चले जाएंगे दोबारा से योर एप्स पे, और यहाँ पे एक न्यू ऐप पे क्लिक करके हम एक ऐप बिल्ड कर लेंगे। सारी चीज़ों को टिक मार्क कर लो जैसे मैं कर रहा हूँ, और सीधा एक्सेप्ट टर्म्स। एप्लीकेशन का नाम रख लो, यहाँ पे लिख लो माय न्यू ऐप समथिंग जो भी है, और डिस्क्रिप्शन थोड़ी सी लिख लो अपनी मर्ज़ी की। मैं सिंपली वही कॉपी पेस्ट करके इसको क्रिएट ऐप पे क्लिक कर देता हूँ। तो ये मुझे कुछ चीज़ें दिखाएगा जस्ट लाइक दिस। अब मैं यहाँ से API को फेच कर सकता हूँ। ठीक है, API के लिए आपको एक्सेस की चाहिए होती है, जो कि मेरे पास आ चुकी है। तो लेट्स सी कि इसको कैसे क्रिएट करते हैं। सबसे पहले तो एक काम करेंगे, यहाँ तक आने के बाद सबसे पहले तो एक काम करेंगे, बटन को चेक करेंगे। जो मैं बटन पे क्लिक कर रहा हूँ तो कुछ होना चाहिए ना, बटन पे क्लिक कर रहा हूँ तो कुछ यहाँ पे जो भी वैल्यू मैं एंटर कर रहा हूँ, जैसे कार्स लिख रहा हूँ, सर्च करूँ तो वो वैल्यू मेरे पास आए, तब मैं API को हिट करूँगा। तो सबसे पहले मैं कर लेता हूँ सर्च बटन डॉट एड इवेंट लिस्टनर लगाऊंगा इसके ऊपर, और क्लिक का लगाऊंगा, और इस पर एक फंक्शन रन कर दूंगा। मैंने कहा एक फंक्शन रन कर दो, और इसको एक काम करो, चेक कर लेते हैं बटन क्लिक हो रहा है कि नहीं। तो मैं करूँगा बटन क्लिक। तो मैं अगर यहाँ जाऊँ, इंस्पेक्ट करूँ, और यहाँ पे कुछ सर्च करके बटन पे क्लिक करूँ, तो ये शू शो मी के बटन क्लिक, दैट्स इट, हमारा वर्क कर रहा है। ठीक है, इसके बाद क्या करूँगा, मैं सबसे पहले बटन पे क्लिक करने के साथ ही मैं सबसे पहले उस वैल्यू को उठा लूँगा जो सर्च में आ रही है। तो इस सर्च की वैल्यू को उठाने के लिए मैं एक वेरिएबल बना लूँगा जिसका नाम है सर्च वैल्यू, जिसको मैं दे दूँगा सर्च डॉट वैल्यू वैल्यू यार, सर्च डॉट वैल्यू लिख दो, दैट्स इट। अब ये क्या कर रहा है, एक सर्च वैल्यू का मैंने वेरिएबल बनाया जिसके अंदर मैंने किसको दे दिया, इस सर्च के अंदर जो भी वैल्यू मैंने एंटर किया वो किसके अंदर स्टोर हो जाएगी। ये जैसे फॉर इंस्टेंस मैं लिख रहा हूँ कार्स, तो मैंने जैसे ही सर्च मारा ये वैल्यू कहाँ पे जाके स्टोर हो जाएगी, मेरे सर्च वैल्यू के अंदर। तो बाय यूजिंग दिस मैं इसको फेच कर लिया। अगर मैं इसको प्रिंट करके दिखाऊँ, कंसोल डॉट लॉग सर्च वैल, ठीक है, और मैं यहाँ पे लिखता हूँ कार्स, तो मेरे पास वैल्यू क्या आ रही है, कार्स। अगर मैं लिखता हूँ कैट्स, मेरे पास क्या आ रही है, कैट्स। अगर मैं लिख रहा हूँ डॉग्स, तो मेरे पास कौन सी वैल्यू आ रही है, डॉग्स। तो मैं अपनी जो क्यूरीज हैं उनको फेच करना शुरू हो गया हूँ। तो अब मुझे इन क्यूरीज को कहीं पे यूटिलाइज करना है। तो इन ऑर्डर टू यूटिलाइज सबसे पहले तो एक कंडीशन डाल देंगे इसके ऊपर, जहाँ पे मैं इसको दे दूंगा इफ़ सर्च वैल्यू जो मेरी है अगर वो इक्वली एम्प्टी, अगर किसी ने एम्प्टी उस पर ही क्लिक कर दिया तो उसको एरर आना चाहिए। तो मैं कहूँगा इसको अलर्ट दिखा दो। अलर्ट में क्या दिखा दो कि भाई प्लीज़ एंटर योर सर्च टर्म समथिंग। ठीक है, तो अगर मैं अभी वेबसाइट में जाऊँ और मैं बगैर उसके कुछ लिखे क्लिक करता हूँ, तो वो क्या कहेगा, अलर्ट फंक्शन दे देगा मुझे। इस तरह वैल्यू दे रहा है, और जब मैं बगैर कुछ लिखे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे मुझे एक अलर्ट दे देगा। दैट्स इट। इफ़ कंडीशन तो हमारी सेट हो गई है। एल्स में मैंने डाटा उठाना है, तो एल्स में सबसे पहले मैं दो वेरिएबल्स बना लेता हूँ। एक बना लूँगा की के नाम का, जिसके अंदर मैं अपनी एक्सेस की स्टोर कर लूँगा। तो मेरी एक्सेस की क्या है, समथिंग दिस वन। तो इसको कॉपी किया मैंने अपनी एक्सेस की को, और मैंने किस में स्टोर करा दी, इसके अंदर। फिर मैं एक और वेरिएबल बनाऊँगा जिसका नाम है URL। ठीक है, जहाँ से डाटा फेच करना है वो URL वाला बना लिया। तो क्या करो, डॉक्यूमेंटेशन में आओ, अपनी अनस्प्लैश की डॉक्यूमेंटेशन में आके यहाँ पे करो सर्च फोटो बाय कीवर्ड्स। इस पर क्लिक करोगे तो मेरी डॉक्यूमेंटेशन पे आएगा, और हम गेट API यूज़ करेंगे इसके लिए। ठीक है, फेच API जिसको कहते हैं मेनली, उसमें हम क्यूरी को सर्च करेंगे, जो भी सर्च होगा। तो यहाँ पे ऑलरेडी एक बना हुआ है लिंक, ये देखो लिंक आ रहा है HTTPS API unsplash सर्च फोटो पेज 1 क्यूरी ऑफिस। तो मैं इसको कॉपी कर लूँगा और यहाँ पे इसके अंदर रख लूँगा मैं।
ठीक है, ख्याल रखना मैंने बैकटिक की यूज़ की है। बैकटिक की क्यों यूज़ की है? क्योंकि मैंने इसके अंदर वेरिएबल्स को डिफाइन करना है। तो बैकटिक की क्या होती है? एस्केप के नीचे बिल्कुल एक की होगी, बैकटिक की कहते हैं, वन के बिल्कुल लेफ्ट साइड पर, एस्केप के बिल्कुल नीचे, याद रखना, ठीक है ना। अब ये रखने के बाद इसके अंदर क्यूरी क्या सर्च हो रही है, तो मेरा कोई वेरिएबल है, क्या सर्च हो रहा है ये, क्योंकि मैं जो भी सर्च कर रहा हूँ वो किसके अंदर स्टोर हो रहा है, जो भी मैं सर्च कर रहा हूँ वो इसके अंदर आ रहा है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, इस सर्च वैल्यू को उठाता हूँ और मैंने कहा क्यूरी, और जब भी हम वेरिएबल को डिफाइन करते हैं किसी स्ट्रिंग के साथ तो हम ये डॉलर साइन ज़रूर लगाते हैं साथ, और जो भी ब्रैकेट्स हैं वो हम यूज़ करते हैं। दैट्स इट। एक चीज़ और साथ लिखेंगे, दैट शुड बी क्लाइंट आईडी। तो अगर मैं यहाँ पे कंट्रोल एफ करके क्लाइंट सर्च करता हूँ तो हमारे पास एक क्लाइंट आईडी होती है जो आपने देनी होती है। यहाँ पे क्लाइंट आईडी मस्ट है जो आपने देनी होती है, जो एक की है ना ये प्रोवाइड करनी पड़ती है। वैसे डायरेक्ट दे दो क्लाइंट आईडी दे के, लेकिन ये हमने पहले ऑलरेडी इसका एक वेरिएबल बनाया हुआ है, तो हम एक क्लाइंट आईडी लेकर, कॉपी क्लाइंट आईडी, या सिंपली लिख लेना यार, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि यहीं पे ही है हर चीज़। पब्लिक ऑथेंटिकेशन के लिए हमारे पास पूरी अथॉरिटी लेने के लिए जब एपीआई को अगर यूज़ करना है तो इस की को डिफाइन करना पड़ेगा इस यूआरएल में, इसीलिए उसके लिए हमें लगाना पड़ेगा एक एंड का साइन और फिर लिखना पड़ेगा क्लाइंट आईडी। तो मैंने कॉपी किया हुआ है, मैं एग्जैक्टली वही लिख के यहाँ पे, क्योंकि मेरी की है ऑलरेडी मैंने स्टोर की हुई है, अगर ना स्टोर होती डायरेक्ट इसको कॉपी पेस्ट कर देते, डायरेक्ट इसको कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। मैं लेकिन मेरे की के वेरिएबल के अंदर स्टोर्ड है, तो मैं यहाँ पे दोबारा से एक वेरिएबल का ब्रैकेट्स ओपन करूँगा, डॉलर साइन ब्रैकेट्स, और यहाँ पे दे दूंगा की। दैट्स इट, सिंपल। अब मैं यहाँ पे डाटा फेच करना है, तो मैंने कहा लेट डाटा इक्वल्स टू फेच, ठीक है। फेच कमांड यूज़ करते हैं हम एपीआई के अंदर डाटा को फेच करने के लिए, उस एपीआई के थ्रू डाटा को फेच करने के लिए हम फेच कमांड यूज़ करते हैं। फेच कहाँ से कर? इस यूआरएल से कर, क्योंकि डाटा जब मैं एंटर कर रहा हूँ, जब मैं वैल्यू एंटर करूँगा सर्च वैल्यू के अंदर आ जाएगी, वो सर्च वैल्यू कहाँ पे चली जाएगी? इधर चली जाएगी। वो चेक करेगा क्या ये क्लाइंट ऑथराइज्ड है, इस की के साथ वो मैच करेगा। अगर ऑथराइज्ड हो, हम ऑथराइज्ड, हमने अपनी आईडी भी वेरीफाई की भी ऑथराइज्ड है, तो वो क्या करेगा, यहाँ पे आके डाटा को फेच करेगा यूआरएल के थ्रू, ठीक है। और अगर मैं कंसोल डॉट लॉग करूँ और डाटा दिखाऊँ तुम लोग को, तो वो फेच करना शुरू हो जाएगा। तो अगर मैं वापस जाऊँ इसके अंदर और यहाँ पे इसको एक बार रिफ्रेश करते हैं और यहाँ पे मैं लिखता हूँ कार्ड्स, सर्च करता हूँ, तो ये डाटा को फेच कर रहा है। फेच तो कर रहा है, फुलफिल कर रहा है हमारी स्टेट, बट वो पेंडिंग स्टेट में है। पेंडिंग स्टेट में क्यों आती है ये चीज़? ये पेंडिंग स्टेट में मेनली इसलिए आता है ना, क्योंकि हमारा फंक्शन कुछ मिली सेकंड में ही रन हो जाता है। हमारे जो फंक्शंस होते हैं ना वो बहुत जल्दी रन कर जाते हैं, कुछ मिली सेकंड में, और एपीआई को डाटा उठाने में टाइम लगता है। जाहिर सी बात है, आप थर्ड पार्टी चीज़ से डाटा उठा रहे हो, थोड़ा बहुत तो टाइम लगेगा। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा तुम लोगों को? एसिंक अवेट फंक्शन यूज़ करना पड़ेगा। एसिंक अवेट कब यूज़ करते हैं? जब आपको, अब मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ। अगर मैं इसके अंदर जाऊँ और एक्सेल ड्रॉ पे जाऊँ तो मैं एसिंक अवेट समझाता हूँ मैं, ठीक है। एसिंक अवेट होता क्या है, एक्सेल ड्रॉ पे जाके मैं तुम्हें समझाता हूँ। 2 मिनट 1 मिनट सब्र करो। ओके, हमारे पास एक, सॉरी 1 सेकेंड, तो मैं रख लेता हूँ यहाँ पे, दैट्स ग्रेट। ओके, तो हमारे पास क्या है, एसिंक अवेट होता क्या है, इस चीज़ को समझो। एसिंक अवेट हमारे पास, जब भी हम कोई डाटा रन कर रहे होते हैं ना, वो सिंक्रोनस रैंक कर रहा होता है। कहाँ पे? सिंक्रोनस, मतलब पहले एक चलेगा, फिर क्या होगा, दूसरा चलेगा, फिर क्या होगा, तीसरा चलेगा, फिर क्या होगा, चौथा चलेगा। इस तरह हमारा डाटा ना सिंक्रोनस चल रहा होता है, ठीक है। तो जब तक ये नहीं चलेगा, जब तक ये नहीं चलेगा, ये नहीं प्ले हो सकता। जब तक ये नहीं चलेगा, ये नहीं चल सकता। तो इस तरह हमारे फंक्शंस जो हैं, अब मेरे फंक्शंस जो हैं वो कुछ मिली सेकंड में रन कर जाते हैं और डाटा तब तक आता नहीं है। तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं? उसके लिए हम यूज़ करते हैं एसिंक्रोनस। एसिंक्रोनस के अंदर क्या होता है, डाटा साइड बाय साइड चलना शुरू हो जाता है। क्या? साइड बाय साइड। जिसको वेट करना होता है वो एक साइड पे चला जाता है, वो अपना मज़े से वेट करता है, जब उसका डाटा पूरा हो जाता है, मिल जाता है उसको, तब आके हमारे पास वर्किंग फॉर्म में आ जाए, वो फंक्शन तब रन करता है। तो एसिंक अवेट क्या करता है, जिस चीज़ पे ज़्यादा टाइम लग रहा हो, तो यार उस फ्लो को रोकने से अच्छा है, अब तुम लोग क्या करोगे, इस फ्लो को रोक दोगे। अगर एक चीज़ टाइम खा रही है, और एपीआई टाइम खाती है, जाहिर सी बात है, थर्ड पार्टी चीज़ से डाटा उठा रहे हो तो ये तो टाइम खाएगी, एपीआई तो टाइम खाएगी, तो क्या तुम्हारा बाकी कोड ना चले, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सिंक्रोनस चला देते हैं। मतलब एक
जो हमने अवेट करवाना हो तो वो साइड बाय साइड रन कर लेते हैं, बाकी चीज़ें नॉर्मली रन कर लेते हैं। एसिंग अवेट का मतलब ये है, और इस पर डिटेल वीडियो में लेके आऊँगा, एसिंग अवेट को हम डिटेल में पढ़ेंगे। बस फिलहाल एक कॉन्सेप्ट समझो एसिंग अवेट क्या करता है। तो इसको क्या देना पड़ेगा, यहाँ पे मैं इस फैच वाले को कह दूंगा अवेट। अवेट तभी रखेगा जब मैं इस फंक्शन को, क्योंकि सारा डाटा मेरा किसके अंदर आ रहा है, फंक्शन के अंदर आ रहा है, तो इस फंक्शन को मुझे एसिंक्रोनस बनाना पड़ेगा। दैट्स इट। हमने फंक्शन को बना लिया एसिंक्रोनस, अब हमने इसको दे दिया अवेट। अब जब मैं डाटा को प्रिंट करता हूँ, फॉर इंस्टेंस मैंने लिखा फॉरेस्ट, सर्च किया, तो मेरे पास रिस्पॉन्स आ रहा है। अब मेरे पास प्रॉपर रिस्पॉन्स आ रहा है, बट प्रॉपर जो रिस्पॉन्स आ रहा है वो उनकी अपने एक क्या कह सकते हैं, अनरीडेबल फॉर्म होता है, रॉ डाटा होता है। उसको हमने कन्वर्ट करना होता है उस रॉ डाटा को। तो उस रॉ डाटा को कन्वर्ट करने के लिए हम उसे जेसन में कन्वर्ट करते हैं। तो मैंने कहा डाटा इक्वल्स टू डाटा डॉट, इसको दे देंगे जेसन। ठीक है, दोबारा से रन करते हैं। ओके, ही सेइंग के कुछ एरर है, मैं कार्ड सर्च किया। ओके, स्टिल पेंडिंग स्टेट में। आप पेंडिंग स्टेट में फिर क्यों आगे, मैं बताता हूँ एसिंग अवेट यूज़ करने के बाद भी, क्योंकि डाटा को जेसन में कन्वर्ट करने में भी तो टाइम लगेगा। जहां जहां ज़्यादा टाइम लगेगा वहां अवेट फंक्शन यूज़ करना पड़ेगा। वहां क्या यूज़ करना है, अवेट फंक्शन। तो कन्वर्ट करने में भी तो टाइम लगेगा, तो उसको भी क्या देना पड़ेगा, अवेट। अब दोबारा आके मैं सर्च करता हूँ फॉरेस्ट, तो मेरे पास रिस्पॉन्स आ रहा है, ये देखो। टोटल इन रिजल्ट्स के अंदर मेरे पास ये सारी इमेजेस आ रही हैं। अगर मैं इमेजेस दिखाऊं किसी भी अंदर जाके, स्लग के अंदर जाके यूआरएल्स में जाता हूँ, ये सारी इमेजेस हैं जो मेरे पास फेच होके आ रही हैं। हम रेगुलर की इमेजेस फेच करते हैं इसके अंदर, ठीक है। तो हमारे पास डाटा अब फेच हो रहा है। ओके, डाटा तो हमने फेच कर लिया है, लेकिन डाटा को डिस्प्ले भी तो करवाना है। तो डिस्प्ले करने के लिए हम एक फंक्शन बना लेंगे जिसका नाम रख लेंगे हम डिस्प्ले इमेजेस। ठीक है, तो इसका एक फंक्शन क्रिएट करने के बाद इसके अंदर मैं एक पैरामीटर ले लेता हूँ डाटा के नाम का। तुम्हारा जो दिल करता है उस नाम का पैरामीटर ले लो। तुम वैल का यूज़ करना है वैल यूज़ करो, तुम डेट्स कर लो, तुम चाचा लिख लो, तुम मामा लिख लो, कुछ भी लिख लो। ठीक है, मैंने डाटा के नाम का ही कर लिया। अब मैंने क्या किया, मैंने कहा डाटा डॉट रिजल्ट, क्योंकि सारा डाटा किसके अंदर आ रहा था, रिजल्ट्स के अंदर। मैंने भी पीछे शो कराया डाटा डॉट रिजल्ट्स के अंदर क्या करो, एक फॉर ईच फंक्शन यूज़ करो। हर रिजल्ट्स के अंदर जाके फॉर ईच फंक्शन के अंदर एक एलिमेंट लो, फंक्शन चलाओ, और फंक्शन चलाने के बाद कंसोल डॉट लॉग के ऊपर मुझे प्रिंट कर दो यूआरएल्स डॉट हमारे पास आ रहा है। यूआरएल्स के अंदर क्या आ रहा था हमारे पास, सॉरी एक सेकंड मुझे देखने दो, यूआरएल्स के अंदर क्या आ रहा है, कार्ड्स। कुछ तो फेच कर ले भाई। यहाँ पे जाएंगे, रिजल्ट्स में गया, यूआरएल्स में आया, और यूआरएल्स में उठाऊंगा रेगुलर को। ठीक है, यूआरएल्स में उठाएंगे हम किसको, रेगुलर को। तो मैंने कहा यूआरएल्स डॉट रेगुलर को मेरी स्क्रीन पे प्रिंट कर दो। दैट्स इट। तो अगर मैं फिर रन करता हूँ इसको और मैं लिखता हूँ कार्ड्स, तो मेरे पास कार्ड्स की इमेजेस यहाँ आ जानी चाहिए, आ जानी चाहिए। क्यों नहीं आई, क्योंकि फंक्शन को मैंने रन नहीं किया। एग्जैक्टली फंक्शन तो बना दिया है लेकिन फंक्शन को रन नहीं किया। तो मैंने फंक्शन को कॉपी किया और फंक्शन को मैंने यहाँ रख लिया। दैट्स इट। क्योंकि फंक्शन के अंदर ये इस पैरामीटर में डाटा कहाँ से आएगा, यहीं से ही तो आएगा, जाहिर है। तो मुझे फंक्शन को तो वहाँ रखना पड़ेगा। तो अब जब मैं कार्ड सर्च कर रहा हूँ, ठीक है, एक बार इसको खाली किया, रिफ्रेश किया, और मैंने सर्च किया कार्ड्स, और वो दिखा रहा है URL इज़ नॉट डिफाइंड। He says URLs are not defined. Let me check. car, और इसको एक बार कंसोल डॉट लॉग भी कर लेते हैं, कंसोल डॉट लॉग डाटा। मैं कोई स्पेलिंग मिस्टेक तो नहीं कर रहा, मैं सिर्फ ये चेक करना चाह रहा हूँ। कार्स लिखा, दैट्स इट। यहाँ पे आया और कह रहा है URL इज़ नॉट डिफाइंड। He says URL डॉट रेगुलर। ओके, तो हर एलिमेंट का तो यहाँ पे मुझे lm तो लिखना पड़ेगा। कहाँ से उठाएगा, एलिमेंट के हर एलिमेंट पे जाएगा, उसके यूआरएल पे जाएगा और उसके रेगुलर की इमेज को प्रिंट करके देगा। अब सर्च करते हैं कार्ड्स, या रिफ्रेश कर लो, कार्ड्स, दैट्स इट। अब मेरे पास इमेजेस फैच होके आ रही हैं, देखो।
मेरे पास देख रहे हो कार्स की इमेजेस फैच होके आ रही है। बस अब मुझे क्या करना है, एक एलिमेंट क्रिएट करना है इमेजेस के नाम का। मैंने क्या किया, मैंने एक इमेज के नाम का वेरिएबल बनाया और मैंने लिखा डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट, और इसके अंदर मैंने किसको क्रिएट करना है, इमेज को दे दिया मैंने सोर्स। मैंने कहा इमेज को सोर्स दे दो, और सोर्स क्या होगा उसका, ये, क्योंकि सारी इमेजेस इसके अंदर आ रही हैं, यूआरएल तो इसके अंदर आ रहे हैं इमेजेस के, तो सोर्स में मैंने इमेजेस दे दी। और इसको मैं कर दूंगा अपेंड, इमेज कंटेनर के आगे मैं इसको क्या कर दूंगा, अपेंड। तो मैंने कहा इमेज कंटेनर डॉट अपेंड चाइल्ड, किसको अपेंड करना है, मैंने इमेजेस को, तो इमेजेस को अपेंड कर लेते। तो मैंने लिखा दैट्स इट, एक बार रिफ्रेश किया, मैंने लिखा कार्स, तो अब मेरी स्क्रीन पे इमेजेस लोड होके आ जानी चाहिए। ये देखो स्क्रीन पर मेरी इमेजेस लोड होके आ गई हैं बाय यूजिंग एपीआई। थोड़ा सा टाइम ले रहा है क्योंकि इंटरनेट पे डिपेंडेंट होता है ये। मैंने लिखा कैट्स, ये देखो सर्च पे क्लिक किया तो अब मेरे पास किसकी इमेजेस आ रही हैं, कैट्स की। मैंने लिखा फुटबॉल, अब किसकी इमेजेस आ रही हैं, फुटबॉल। बट ये सारी इमेजेस लाइन बाय लाइन हमारे पास प्रिंट होके आ रही हैं। अब इमेजेस तो आ रही हैं फुटबॉल की, बट वो नीचे जा रही हैं, देख रहे हो बिल्कुल उसके नीचे जा रही हैं। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं एक काम करता हूँ कि इमेज कंटेनर को फंक्शन जब भी रन हो, मेरा इमेज कंटेनर क्या हो जाए, एम्प्टी हो जाए। तो मैंने कहा इनर HTML करके इसको क्या कर दिया, एम्प्टी कर दिया। जब जब मैं फंक्शन को रन करूंगा, मैंने लिखा कार्स, तो कार्स आ रही हैं, अब सिर्फ 10 इमेजेस आ रही हैं कार की, टोटल 10 इमेजेस कार की शो हो रही हैं। अगर मैं लिखूं कैट्स, तो सिर्फ कैट्स की इमेजेस आएंगी, ये हट जाएंगी पिछली वाली। पहले क्या और था, अगर मैं ये हटाऊं, अगर मैं इसको एम्प्टी ना करूं, तो ये देखो मैंने लिखा कार्स, तो कार्स की इमेजेस तो आ जाएंगी, लेकिन जब मैंने लिखा फॉरेस्ट या समथिंग एल्स, तो उसने क्या किया, प्रिंट तो कर दिए लेकिन उसके नीचे। ठीक है, तो इस प्रॉब्लम को हटाने के लिए मैंने इमेज कंटेनर को जब जब मेरा फंक्शन रन करेगा, तो मेरा इमेज कंटेनर खाली हो जाना चाहिए पहले वाली वैल्यू से। दैट्स इट, सिंपल। अब इमेजेस तो आ रही हैं, बट प्रॉब्लम ये जो इमेजेस मेरी शो कर रहा है बहुत बड़ी हैं। ठीक है, प्लेन करते हैं हम इस बारी, कार सर्च कर करके थक गए, अब प्लेन्स आ रहे हैं। बट ये जो मेरी इमेजेस आ रही हैं बहुत बड़ी हैं, तो इनको कैसे ठीक करें, तो इनके लिए हमें क्लास लिस्ट ऐड करनी पड़ेगी। मैंने कहा इमेजेस डॉट ऐड क्लास, सॉरी इमेजेस डॉट क्लास लिस्ट डॉट ऐड, किसको ऐड करना चाह रहा हूँ, मैं एक क्लास ऐड कर लेता हूँ जिसका नाम रख लूँगा इमेज क्लास समथिंग, जो भी है, मैंने नाम दे दिया उसको इमेज क्लास। तो मैंने इस क्लास को कॉपी किया और मैं CSS में जाके मैंने कहा डॉट इमेज क्लास, और इसको मैंने दे दिया विड्थ दे दी 200, 200 कम पड़ जाएगा 300 पिक्सल, हाइट दे दी 300 पिक्सल। तो अब इमेजेस मेरी थोड़ी सी सेट होनी चाहिए, तो मैंने लिखा कार्ड्स, मैंने लिखा कार्ड्स, तो अब इमेजेस मेरी 300 बाई 300 पिक्सल में ही आ रही हैं। लेकिन मैं इसको दे दूंगा ऑब्जेक्ट फिट कंटेन, ताकि मेरी इमेजेस मतलब वो जो कंप्रेस हो रही थी ना वो ना हो, या स्ट्रेच ना हो ज़्यादा। ठीक है, अब मैं इमेजेस फेच कर पा रहा हूँ। ये देखो मैंने लिखा फॉरेस्ट समथिंग, और ये कहाँ से फेच कर रहा है इमेजेस को, ये हमारी इमेजेस को फेच कर रहा है अनस्प्लैश से। ठीक है, तो बाय यूजिंग दिस जावास्क्रिप्ट हम एपीआईज को कॉल करके यूज़ कर सकते हैं। इस वीडियो के अंदर तुम्हें क्या समझ आनी चाहिए उसको एक बार रिवाइज कर लो, साथ साथ नोट्स बनाया करो, तभी चीज़ें अच्छे से समझ आएंगी। सबसे पहली चीज़ हमने क्या किया, 3 वेरिएबल्स ले लिया, जिसके अंदर मैंने उन तीनों क्यूरीज को सिलेक्ट कर लिया। किस किस को सिलेक्ट किया, मैंने सर्च बार को सिलेक्ट कर लिया जिसके अंदर मैं सर्च कर रहा हूँ, फिर बटन को सिलेक्ट कर लिया जिसपे मैं क्लिक करके इमेजेस शो होंगी, और फिर मैंने इमेज कंटेनर सेलेक्ट कर लिया जहाँ पे मेरी इमेजेस होंगी। फिर मैंने ऐड इवेंट लिस्टनर लगाया, और उस पर मैंने एसिंक्रोनस फंक्शन रन किया। एसिंक कब रन करते हैं, जब आप एपीआईज को कॉल कर रहे होते हो, जब आपने साइड बाय साइड चीज़ों को रन करना होता है। फंक्शन जावास्क्रिप्ट स्टेप सिंक्रोनस होता है, जावास्क्रिप्ट होता ही सिंक्रोनस है, एक चीज़ रन करेगा तब दूसरी रन करेगा तब तीसरी रन करेगा, ऐसे होता है। अगर एक में भी एरर आ गया तो वो वहीं पे ही उसको रोक देगा। तो प्रॉब्लम ये है, उसको हमने एसिंक्रोनस रन करना पड़ता है हमें उसे। तो हमने एसिंक्रोनस फंक्शन लिया, तुम्हें सिंक एसिंक्रोनस का आइडिया होना चाहिए, नहीं समझ आई इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो लेके आऊँगा जिसमें मैं एसिंक्रोनस समझाऊंगा तुम लोग को। फिर उसके अंदर हमने एपीआई को उठाया, हमने एपीआई की की को उठा के एक यूआरएल में पेस्ट कर दिया, सॉरी कीवर्ड में वेरिएबल में सेव कर लिया, उसके बाद यूआरएल को भी हमने सेव कर लिया। फिर हमने अवेट दिया फैच यूआरएल को, कि जब फैच करे तो आराम से सुकून से फैच करे, कोई जल्दी नहीं है, जावास्क्रिप्ट साइड बाय साइड रन करेगा, दैट्स इट।
फिर मैंने कहा कि उसको फिर डाटा को कन्वर्ट करे जेसन फाइल के अंदर और फिर मैं डिस्प्ले कर दे। फिर डिस्प्ले के अंदर आके मैंने क्रिएट एलिमेंट किया बाय यूजिंग क्रिएट एलिमेंट। और जब भी आपको क्लास लिस्ट आपने जावास्क्रिप्ट के थ्रू ऐड करनी होती है, हम एलिमेंट्स तो क्रिएट कर लेते हैं जावास्क्रिप्ट के थ्रू, लेकिन क्लास कैसे ऐड करें उसके लिए हम यूज़ करते हैं मेथड क्लास लिस्ट डॉट ऐड और आगे क्लास का नेम, और वहाँ जाके हम उस क्लास को डिफाइन कर देते हैं। दैट्स इट। अगर कोई क्यूरी हुई रिगार्डिंग वीडियो जो तुम्हें नहीं समझ आई, कमेंट में ज़रूर मेंशन करना, मैं उस पर एक अलग से वीडियो लेके आऊँगा, वो मैं उसे डिटेल में समझाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, थैंक यू।